हेलो जी, नमस्ते है। स्वागत है आप सभी का व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में। और मैं हूँ राधिका, मेरे साथ मौजूद हैं प्रभात गोस्वामी। हेलो सर। नमस्कार। जी, आज जो हमारा कार्यक्रम है वो उसमें हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, जो हमारी अतिथि हैं, अर्चना चतुर्वेदी जी, जो कि एक जानी मानी व्यंग्यकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे सवाल जवाब भी होंगे, उनका व्यंग भी हम सुनेंगे। लेकिन आइए उससे पहले हम ज़रा उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज व्यंग्य के रंग में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास व्यंग्यकार, जिनकी लेखनी ने समाज को एक नए नजरिए से देखने का तरीका दिया है, जिनकी कलम की धार और हास्य का अंदाज हर किसी को हंसी के साथ साथ सोचने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार अर्चना चतुर्वेदी जी की। उनकी 11 पुस्तकों में से व्यंग्य संग्रह मर्द शिकार पर है, शराफत का टोकरा और नजर बट्टू जैसी कृतियां पाठकों के दिल में जगह बना चुकी है। उनकी लेखनी में समाज की असलियत और जिंदगी के विविध रंगों को बड़ी ही खूबसूरती से उकेरा गया है। उनकी रचनाएं केवल साहित्य तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रेडियो, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उनका जादू चलता है। तो आइए आज हम सुनते हैं उनका प्रसिद्ध व्यंग्य सावधान चिड़िया दाना चुग रही है, जिसमें समाज पर गहरा व्यंग्य करते हुए वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अर्चना चतुर्वेदी जी का। जी, ज़ोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं अर्चना चतुर्वेदी जी का। और आगे की बातचीत के लिए मैं प्रभात सर को बागडोर सौंपती हूँ कि वो बातचीत को प्लीज़ आगे ले जाएं। नमस्कार। व्यंग के रंग में मैं हूं आपका साथी प्रभात, और हमारे साथ हैं अर्चना चतुर्वेदी, सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार। स्वागत है अर्चना जी आपका। नमस्कार प्रभात जी। नमस्ते। आज हमारे कार्यक्रम में मथुरा की लाली, ब्रज भाषा की सौंधी खुशबू बिखेरने वाली देश की सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार श्रीमती अर्चना चतुर्वेदी, जो अब से कुछ ही पलों में श्रोताओं से रूबरू होने वाली हैं। आपको इनके बारे में बताया, मैं एक जानकारी और भी दे दूं कि इन्होंने इसके अलावा किस्सा गोई भी बहुत की है, कुछ दिल की कुछ दुनिया की इनकी एक किताब है। और इसके अलावा इनके उपन्यास हैं गली तमाशे वाली, प्रेम गली अति सांकरी और घूरे का हंस। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अर्चना जी, मथुरा की कुंज गलियों में जहां भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से सराबोर माहौल है, आपका जन्म हुआ, बचपन बीता। भक्ति भाव के उस माहौल में व्यंग लिखने की प्रेरणा आपको किससे मिली, और मोटे रूप से आपके व्यंग के क्या क्या विषय रहे? प्रभात जी, जिस तरीके से धर्म और धार्मिक भावना फैली हुई है मथुरा में, उसी तरीके से मथुरा के खून में हास्य और व्यंग है। जिस तरह जाटों के बारे में कहा जाता है कि आप प्रश्न करो तो वो उत्तर देते हैं, हरियाणा के लोगों के बारे में कहा जाता है, उसी तरह मथुरा के लोगों के बारे में भी यही बात प्रसिद्ध है कि आप उनसे कोई बात सीधी कहेंगे तो आपको सीधा जवाब नहीं मिलेगा, वहां से टेढ़ा जवाब मिलेगा। तो इसीलिए मथुरा का कहते हैं ना कि वहाँ का पानी खारा है और कुंज गलियां हैं, लेकिन वहाँ का आदमी भी उतना ही अलग अंदाज में है। वहाँ का आदमी तो वो हास्य व्यंग वहाँ रचा बसा है। और मेरे जो विषय रहे वो मेरे समाज के आसपास के विषय रहे, क्योंकि जब मैं व्यंग की दुनिया में आई, उस समय महिलाएं बहुत कम काम कर रही थी और मैंने देखा कि ज्यादातर पुरुष राजनीति और ऐसी विषयों पर बहुत लिखा गया है व्यंग। लेकिन जब हम समाज के बीच में रहते हैं तो विसंगतियां तो समाज में भी हैं, हमारे परिवारों में भी हैं, हमारे घरों में भी विसंगतियां हैं। स्त्रियों को रोज दो चार होना पड़ता है ऐसी विसंगतियों से। तो मुझे लगा कि एक स्त्री होने का मेरा सबसे पहला फर्ज ये है कि मैं उन विसंगतियों को उठाऊं जिन पर कभी बात नहीं हुई है। इसलिए मैंने अपने समाज और अपने आसपास की चीजों को उठाया, और उसमें मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। जहाँ जरूरत थी वहाँ स्त्री पर भी मैंने व्यंग किया, जहाँ जरूरत थी वहाँ पुरुष पर भी। क्योंकि एक तरफ मेरी रचना सावधान शिकारी मर्द शिकार पर भी है, तो दूसरी तरफ अभी आज जो पढ़ी जाएगी कि सावधान चिड़िया दाना चुग रही हैं। तो ये दो अलग अलग कलेवर की रचनाएं हैं। तो इसी तरीके से समाज की और परिस्थितियों पर, दहेज पर या भ्रूण हत्या पर, मैंने हर विषय पर अपनी कलम चलाने की कोशिश की है। जी जी जी। एक सवाल मैं और इसी से जुड़वा पूछना चाह रहा हूं कि व्यंग लेखन में महिलाओं की उपस्थिति पुरुषों के मुकाबले कम रही है। इसकी क्या वजह है आपकी नजर में रहे?
इसकी जो मुझे सबसे बड़ी वजह लगी वही लगी कि व्यंग थोड़ा सा वक्त मांगता है और थोड़ा सा जी। धैर्य मांगता है। जब आप व्यंग लिखते हैं तो पहले तो आपकी दृष्टि उस तरीके से हो कि आपको वो विसंगतियां नजर आए आपके आसपास चीजें। तो आपको हम्म, ऑलवेज व्यंग में रहना पड़ता है। जब आप व्यंग लिखनी इतनी आसान चीज नहीं है। व्यंग में आप हम्म, 24/, आलोक पौराणिक जी कहते हैं 24/7 व्यंग में रहो। तो जी। 24/7 जब आप व्यंग में रहेंगे और उसके बाद उसको फिर आपको विसंगति दिखे, तो उस विसंगति को आपको चोट करने से पहले आपको उसके लिए हथियार चुनना होगा कि किस तरीके से मुझे कलम चलानी है कि वो चोट वहीं लगे जहां मैं लगाना चाहता हूँ। तो औरतों के हम्म, पास मुझे लगता है धैर्य की कमी है, महिलाओं के पास। जो हमसे पहली पीढ़ी की थी, सूर्यवाला जी और अलका पाठक जी, वो लोग बहुत काम कर गई। लेकिन हम्म, उसके बाद की पीढ़ी में महिलाएं या तो बहुत जल्दी बोर होकर कविता की तरफ चली जाती हैं या कहानियों की तरफ चली जाती हैं। वो व्यंग को ना ऐसा लेखन समझ रही है कि चलो हमें कुछ और नहीं लिख रहे, चलो व्यंग लिख लेते हैं। जबकि व्यंग ऐसा लेखन है नहीं, इसलिए शायद वो आगे जा भी नहीं पा रही है। व्यंग वक्त मांगता है, व्यंग धैर्य मांगता है, व्यंग आपका विचार मांगता है कि आप उसका मंथन करें तब आप उसे लिखें। व्यंग टाइम पास का लेखन नहीं है, फुल वक्त देना पड़ेगा उसके लिए। ये फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम नहीं है। तो जी, इसलिए जी, महिलाएं बिल्कुल। शायद इसमें टिक जी, नहीं पा जी। रही हैं क्योंकि वो उसको पूरा हाँ, वक्त नहीं दे पा रही हैं। जी, बिल्कुल ठीक है। महिलाओं को अपने घर की जिम्मेदारियों भी निभानी पड़ती है, और उसके बाद का जो वक्त है, अगर उसमें कहीं कोई वक्त बचता है, उनके हाथ आता है, तो व्यंग लेखन या कोई भी लेखन किया जा सकता है। अ, एक बात और हमेशा चलती रहती है कि अ, हमने लेखन को एक तरह से बांट दिया है। पुरुष लेखन या स्त्री लेखन, अ, स्त्री विमर्श या साहित्य में पुरुष विमर्श। तो क्या व्यंग को स्त्री पुरुष के खांचों में बांटना उचित है? देखिए सर, ये शिकायत मेरी भी हमेशा रही जब से मैं व्यंग में आई हूँ। मेरे साथ जी। मैंने बहुत ज्यादा मतलब ऐसा भेदभाव नहीं फील किया। बट मुझे लगता है कि आलोचक शायद महिलाओं की ताकत से डर गए हैं। व्यंग की दुनिया भी महिलाओं से डरती है क्योंकि उन्हें पता है जी, कि जो काम हम कर रहे हैं ये बेसिकली है तो महिलाओं से करती है। क्योंकि घरों जी, में जो हमारी दादी नानियां कटाक्ष करती थी, जिस तरीके से महिलाएं करती हैं, क्या पुरुषों में तो वो है ही नहीं दम। तो वो जी, कहीं निशाना मारती हैं और कहीं तीर चलाती हैं। ये तो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। महिलाओं का ये कहते हैं ना, जन्मजात गुण जी। है महिलाओं का व्यंग। अब जन्मजात महिलाएं उसको व्यंगकार। निखारें, जन्मजात व्यंगकार होती हैं महिलाएं। अब पुरुषों को ये डर है कि भाई कहीं ऐसा ना हो ये आगे चली जाए, हम्म, हम्म, तो वो महिला पुरुष करके उनको बांटना शुरू हो गए। उन्होंने वो खांचों में बांटना शुरू करा। अब महिला पुरुष के खांचे में बट गए। अब फिर उन्होंने उसके बाद कहा नहीं जी महिलाएं बुरा मान जाएंगी, तो उसके लेखन पर बात ना करनी पड़े, इसलिए ये सारे हम्म, फंडे अपनाए गए हैं और कुछ नहीं है। लेखक तो लेखक होता है। कभी कहानीकार के आपने सुना कि महिला कहानीकार और पुरुष कहानीकार? सिर्फ व्यंग में ही जी, क्यों जी। हो रहा है? क्योंकि व्यंग व्यंग पुरुष डरे हुए हैं। व्यंग के पुरुष लेखक जो हमारे वरिष्ठ है हम्म, ना, वो हमारा अब मतलब ऐसे ऐसे वरिष्ठ हैं जो मतलब महिला जो सच में काम कर रही है उनका नाम भूल जाते हैं। हम्म, जब बात आती है महिला व्यंगकारों की, बात आती है उनको नाम तक नहीं पता। कोई किसी को पढ़ना नहीं चाहता है। हमारे वरिष्ठ आज के युवाओं को या अपने आगे वाली पीढ़ी को पढ़ना ही नहीं चाहते। इनको पढ़ेंगे तो उनको जवाब हम्म, देना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ बोलना पड़ेगा। जब जी, पढ़ाई नहीं है, हम कह देंगे हमने तो पढ़ा ही नहीं है, तो हम कैसे बात करेंगे? तो कोई हम्म, किसी के लेखन पर बात करना नहीं चाहता है, सिर्फ अपनी मैं करना चाहता है। तो इसलिए वो खांचों में बांट के और अपने पल्ला झाड़ हम्म। रहे हैं और कुछ नहीं है। महिला पुरुष नहीं होता, लेखक सिर्फ लेखक होता है। जी, जी, बिल्कुल, लेखक सिर्फ लेखक होता है। आपने बहुत बढ़िया बात कही है ये। और एक सवाल हम आपसे और करते हैं, और उसके बाद में हम आपका एक चुलबुला व्यंग भी सुनेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अक्सर ये कहा जाता है कि व्यंग्य उपन्यास लिखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और एक बहुत मुश्किल भरी डगर है। आपने गली तमाशे वाली के माध्यम से व्यंग जगत में महिलाओं का परचम फहराया। थोड़ा सा संक्षेप में अगर आप इस उपन्यास के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, गली तमाशे वाली मेरा पहला उपन्यास था। मैं पाठिका हमेशा व्यंग्य की ही रही। तो जब कहते हैं कि कठिन है व्यंग्य उपन्यास लिखना, तो हाँ कठिन तो है व्यंग्य उपन्यास लिखना। क्योंकि आपको मतलब उपन्यास के कथ्य शिल्प पर भी काम करना है और आपको व्यंग्य को भी साधना है। मतलब हम्म, मैंने अपने जो वरिष्ठों से तो ये भी सुना कि व्यंग्य उपन्यास लिखना रस्सी पर नट का खेल है टाइप से, बहुत टेक्निकल वर्ड्स बोलते हैं जब वो लोग। तो है हम्म, तो वही तरफ है।
लेकिन जब आप एक बार उन चीजों में घुस जाते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है बड़ी रचनाएं लिखने का, उनके लिए मुझे जी जी। अभी जितने भी लेखक हैं वो 400-500 शब्द की रचनाओं में सिमट जाते हैं। और कथा, व्यंग्य कथा आप देखें तो खत्म हो चुकी है। व्यंग्य कथा कितने लोग लिख रहे हैं? तो जब आप जी। कथा नहीं बांट पाएंगे तो उपन्यास लिखना आपके लिए कठिन है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं। यदि पढ़ेंगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा? आप बारामासी पढ़िए, आप और व्यंग्य के उपन्यास पढ़िए, राग दरबारी पढ़िए। बारामासी ऐसा उपन्यास है ज्ञान चतुर्वेदी जी का कि आप उसको 3-4 बार भी पढ़ेंगे, आप बोर नहीं होंगे, आपको आनंद आएगा। जी जी जी, तो मुझे बिल्कुल। यदि देखें तो उस उपन्यास ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया, और इसीलिए मैंने वो गली तमाशे वाली को लिखना शुरू किया। गली तमाशे वाली बेसिकली मेरी मथुरा की गलियों पर ही है। जी, बहुत अच्छी मेरा बात। जन्म मथुरा में हुआ, मेरा बचपन मथुरा में बीता, तो मथुरा का जीवन कैसा है, मथुरा के आसपास की दुनिया कैसी है, हमारा समाज कैसा है, वो सब आपको उस उपन्यास के माध्यम से पता लगेगा। वहाँ का परिवेश, यदि आपने कवर देखा हो तो उस कवर में आपको बंदर भी नजर आएगा, बिजली के जी, लटके हुए जी। तार भी नजर आएंगे। तो वो मथुरा जो रियल मथुरा है, जब आप उसमें घुसेंगे तो आप अचानक आप प्रवेश करेंगे और आपको लगेगा अचानक कि यार दिखना कम क्या हो गया, पता लगेगा चश्मा बंदर ले जा चुका है। तो वो वाली जो समस्याएं हैं वहाँ वो भी आई हैं। और मैंने 80 से 90 के दशक को लिया है, जिस समय समस्याएं वहाँ बहुत ज्यादा थी और मस्तियां भी बहुत ज्यादा थी। जी तब ये सब मोबाइल और ये सब युग नहीं आए थे। तब वो टीवी नया नया आया था, किसी किसी घर में होता था, और सारे लोग मिलके उसी घर में रामायण देखने घुस जाया करते थे। वो उस जमाने की कथाएं हैं, वो छतों वाह, पर एंटीना घुमाने वाली कथाएं हैं वो। क्या बात। तो वो जमाना जब एक टीवी किसी के घर वीसीआर किराए पे आता था तो हम पीछे पीछे दौड़ते जाते थे कि किसके घर में आया है, वहां जाके पूरा दिन टीवी दिखाते थे। तो वो उस दौर की कथाएं हैं। और आप मतलब यदि कोई मथुरा के बारे में सच में उस दौर में गया हो मथुरा, तो उस उपन्यास में पढ़ेगा तो उसको सच में लगेगा कि आज मैं मथुरा में ही घूम रहा हूँ। तो जी उसके जी बहाने से मैंने सारी दिशा, तो देखिए जब जो शहर होता है, हर शहर जैसे छोटे शहर एक जैसे होते हैं, लेकिन हर छोटे शहर की एक अपनी एक खुशबू भी होती है। जी। तो वो जो खुशबू है वो गली तमाशे वाली बेसिकली मथुरा की खुशबू को देख कर दिखा रहा है। तो आप पढ़ेंगे तो आनंद आएगा उस उपन्यास जी में। जी, श्रोताओं से भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप मथुरा जाने का प्लान बना रहे हैं, अगर आपकी मथुरा जाने की इच्छा है, तो एक बार अर्चना चतुर्वेदी जी का व्यंग्य उपन्यास अवश्य पढ़िएगा। आपको लगेगा कि आप कहीं न कहीं अपने आप को मथुरा में ढूंढ रहे हैं। श्रोताओं, व्यंग्य के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में इस समय हम रूबरू हो रहे हैं वरिष्ठ व्यंग्यकार श्रीमती अर्चना चतुर्वेदी से। बातों का सिलसिला आगे बढ़े इससे पहले मैं चाहूंगा कि राधिका अपनी सुमधुर आवाज में अर्चना जी का एक व्यंग्य सावधान चिड़िया दाना चुग रही है। राधिका जी, तो आइए अब सुनते हैं अर्चना जी का व्यंग सावधान चिड़िया दाना चुग रही है। सावधान चिड़िया दाना चुग रही है। फेसबुक के स्क्रीन पर अचानक अनेक चिड़ियाएं चोंच मारती दिख रही हैं। अब इन चिड़ियाओं को देखकर चिड़ीमार भी चौकन्ने हो रहे हैं। उनको फंसाने के लिए दाने डाल रहे हैं। कोई चिड़िया तारीफ के दाने चुगती है, तो कोई कविता के, तो कोई कहानी के दाने चुग रही है। चिड़ीमारों को काम मिल गया है। फेसबुक को रोज सड़ी हुई कविताओं से डराने वाला भारी चिड़ीमार एक नई चिड़िया को दाना डाल रहा है। दाना प्रेम कविता का है। चिड़िया मुस्कुराती सी, बल खाती सी, कवि का प्रेम निवेदन स्वीकार कर रही है। और दूसरी तरफ एक नवोदित लेखक इसी चिड़िया के प्रेम में घायल पंछी सा फड़फड़ा रहा है और दर्द भरी कविताएं फेसबुक पर चिपका रहा है। इस प्रेम की आंख मिचोली के बीच चिड़िया को कवियत्री बनने का शौक चर्राने लगा है, और वो भी उच्च कोटि की कविताएं फेसबुक पर चिपकाने में व्यस्त हो रही है। कविताएं इतनी उच्च हैं कि उन्हें आसमान में बैठे देवता ही समझ सकते हैं, पर ढेरों चिड़ीमार कविता को देख रहे हैं, चिड़िया का प्रोफाइल घूर रहे हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है, जिसका फोटो इतना अच्छा है उसकी कविता कैसी भी हो क्या फर्क पड़ता है। सो वे उसको तारीफ का चुग्गा फेंक रहे हैं। सैकड़ों लाइकों से पुल का निर्माण हो रहा है। चिड़िया तारीफ के पुलों पर धड़ाधड़ यात्रा कर रही है। सैकड़ों लाइक देखकर चिड़िया के पंखों में एक अलग सी ऊर्जा का संचार होने लगा है और चिड़िया अनंत आकाश की दूरियां नापने के मूड में है। उड़ी चली जा रही है, एक ऐसे शिकार की तलाश में जो उसके सुंदर पंख,
प्यारी सलोनी सूरत पर कुर्बान हो, उसे साहित्य की चमचमाती दुनिया का सितारा बना सके। हाल ही में नया चिड़ीमार भी नए नए और ऐसे पक्षियों की तलाश में निकला है जिन्हें चमचमाने का शौक है। चिड़ीमार नित नए जाल तैयार करता है, उनमें प्रलोभन का दाना डालता है, नई नई चिड़ियाओं को आकर्षित करने के लिए। चिड़ीमार के जाल में ऐसी अनेक चिड़ियाएं फंसने को तैयार बैठी हैं जिनके पास कोई खूबी नहीं और ना ही है सलोनी सूरत। पर इस चिड़ीमार को चिड़ियाओं की गिनती बढ़ानी है, सो चिड़ीमार की जेब और बाहें दोनों समृद्धि की डगर पर अग्रसर है। इधर हमारी वाली चिड़िया एक एक दाना बड़ी होशियारी से चुग रही है। वो साधारण नहीं, बुद्धिमान चिड़िया है। ऐसे अनेक चिड़ीमारों और शिकारियों को धता बताकर सफलता के नित नए पायदान पर चढ़ रही है। उसे अपनी सलोनी सूरत और चिड़ीमार को उलझाने के नए नए लटकों झटकों पर पूरा भरोसा है। चिड़िया की गर्दन में अकड़ बढ़ती जा रही है। सीनियर चिड़ीमार का भी ऐसी प्रतिभावान चिड़िया से पहली बार सामना हुआ है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। वो चिड़िया को लेकर गंभीर हो रहा है। अब वो सच्चे मन से चिड़िया का हर सपना पूरा करने में लग गया है। उसे इसका बढ़िया रिस्पॉन्स भी मिला है। एक दिन तो चिड़िया खुशी के मारे चिड़ीमार से लिपट भी चुकी है। चिड़ीमार का वजन 10 किलो और बढ़ गया। उसी अनुपात में उसकी मेहनत भी बढ़ गई। अब चिड़िया कुछ पायदान और चढ़ गई है। चिड़ीमार भी खुशी से फूला नहीं समा रहा। वो समझ रहा है कि चिड़िया आखिर उसकी ही हो गई है, पर वो समझने में लगा रहा और एक दिन चिड़िया पुर्र हो गई। सयानों ने चिड़ीमार को इसका राज ये बताया कि समझदार चिड़ियाएं चिड़ीमार नहीं, आसमान देखती हैं। ये राज खुलने के बाद चिड़ीमार सदमे में है। पर बात पक्की है कि जिस दिन चिड़ीमार सदमे से बाहर आएगा, फिर किसी समझदार चिड़िया की खोज में लग जाएगा। विश्वास मानिए, फेसबुक पर उसे समझदार चिड़ियाओं की कमी नहीं रहेगी। मैं गलत कह रही हूं क्या? बहुत सुमधुर आवाज में राधिका ने ये व्यंग्य पढ़ा और फेसबुक के बजरिए इसने मानवीय प्रवृत्ति पर जो चोट की है, बहुत अच्छे कटाक्ष और पंच इस व्यंग्य में है। और श्रोताओं, जैसे कि हमारी एक परंपरा रही है कि हम जो भी व्यंग्य हमारी स्टूडियो से हमारी एंकर पढ़ती हैं, उसके बाद उस व्यंग्य पर एक समीक्षात्मक टिप्पणी भी दी जा रही है। आज हमारे साथ जुड़े हैं उज्जैन से युवा व्यंग्यकार सौरभ जैन, जिनके मीम आप भास्कर समाचार पत्र में हर शनिवार देखते होंगे। बहुत चर्चित व्यंग्यकार हैं सौरभ। आइए सौरभ, और अपनी टिप्पणी के साथ प्रस्तुत कीजिए आज के व्यंग्य पर अपने विचार। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी रचनात्मक लेखिका के बारे में जिनकी रचनाएं हंसने को मजबूर कर दिया करती हैं। दुर्लभ होती हंसी के समय में अर्चना चतुर्वेदी उर्फ भुल्लो बुआ का लेखन आपको गुदगुदाता है। इनके व्यंग्य पर बात करने से पहले एक चेतावनी बता देना चाहता हूँ कि जिन्हें डॉक्टर ने हंसने से मना किया हो, वे इनकी रचनाओं से दूर ही रहें। अब बात करते हैं व्यंग्य रचना के बारे में, जिसका शीर्षक है सावधान चिड़िया दाना चुग रही है। यह व्यंग्य सोशल मीडिया और साहित्य की विसंगति पर केंद्रित है। जिस काल में फेसबुक पर कविताओं का उत्पादन देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन से भी अधिक हो रहा हो, ऐसे में अर्चना चतुर्वेदी जी की नजर कविताओं की बुआई पिटाई करने वाले कवियों पर कैसे नहीं जाएगी। अपने निराले अंदाज में चिड़ियाओं और चिड़ीमार का चित्रण उन्होंने अपने इस व्यंग्य में किया है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी के स्लोगन की महती आवश्यकता अब साहित्य मार्ग के पथिक को हो चली है। यह रचना लेखन की गुणवत्ता के आगे डीपी के सौंदर्य पर मोहित हो जाने वाले चिड़ीमार रूपी साहित्यकारों पर अपने पैने नश्तर चलाती है। अब तारीफ करके तो भला किसी को भी जाल में फांसा जा सकता है। चिड़ीमार यही किए जा रहे हैं और चिड़िया आपदा में अवसर का लाभ लिए जा रही है। यहाँ यह देखना रोचक है कि जाल में चिड़िया फंस रही है या फंसा रही है। यह रचना मूलतः उन लेखिकाओं पर केंद्रित है जिन्हें अपनी प्रतिभा और लेखन पर भरोसा है और वे अपनी मेहनत के बूते पर आगे बढ़ना चाहती है। इशारों में अर्चना जी ने वे सब कह दिया है जो सौंदर्य प्रदर्शन के आगे साहित्यिक उत्थान का झंडा
बुलंद कर देने वाले तथाकथित साहित्य सेवियों को बगले झांकने पर मजबूर करेगा। इस रचना के लिए उन्हें खूब सारी शुभकामनाएं, साथ ही इसे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए प्रभात जी और बॉक्स एफएम का आभार। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सौरभ जैन का भी। ओवर टू यू सर। बहुत अच्छी समीक्षा उन्होंने की है कि जिस देश में है राष्ट्रीय उत्पादक सबसे अधिक कविताओं का उत्पादन हो रहा है, जिस तरह से लाखों लेखक, कवि और फोटोग्राफर सोशल मीडिया के पटल पर पैदा हुए हैं, उतने शायद भारत की जनसंख्या भी कम पड़ जाए। आगे चलते हैं। अर्चना जी, व्यंग्य लेखन में आदरणीय सूर्यबाला, सरोजनी प्रीतम से लेकर स्नेहलता पाठक, चेतना भाटे, इंद्रजीत कौर, अलका अग्रवाल सिगतिया, भारती पाठक, आदर्श शर्मा, समीक्षा तेलंग, अनीता श्रीवास्तव सहित सुनीता शानू, मीरा जैन जैसे बहुत से नाम हैं। मैं यहाँ पर सारे नाम नहीं ले पाऊंगा। मैं उन सभी का सम्मान करता हूं जिन्होंने बहुत सक्रियता के साथ व्यंग्य लेखन किया है और अपनी एक पहचान बनाई है। आपके अनुसार महिला व्यंग्यकारों ने कैसा लिखा और क्या पुरुषों के वर्चस्व के बीच उनकी लेखनी को रेखांकित भी किया गया? जी, महिलाएं इन दिनों बहुत अच्छा लिख रही हैं, रेखांकित भी किया जा रहा है। लेकिन शुरू से एक मुझे भेदभावपूर्ण रवैया ये लगता है कि जब महिलाओं की रचना देखी जाती है तो वो परछाई का चश्मा या शरद जोशी का चश्मा लगाकर देखी जाती है, जबकि कचरा लिखने वाले पुरुष लेखकों पर कोई मतलब आक्षेप नहीं लगाया जाता है। महिलाओं से इतना हायर लेवल का लिखने की उम्मीद क्यों की जा रही है, जबकि महिलाएं बहुत सारे पुरुषों से बहुत अच्छा लिख रही हैं। अभी इन दिनों कुछ नई समीक्षा तेलंग देखिए, बहुत अच्छे से लिख रही हैं। मीना अरोड़ा जी ने भी कुछ व्यंग्य लिखे हैं। और आप देखें, अभी नई व्यंग्यकारों में सारिका गुप्ता आई हैं, अनीता श्रीवास्तव भी आई हैं, और भी बहुत सारी लेखिकाएं हैं जो व्यंग्य में काम कर रही हैं। इंद्रजीत कौर तो करीब मतलब 2 दशक से जमी हुई है व्यंग्य में। तो और इन्होंने कोई ऐसा विषय नहीं है, आप यदि राजनीति की बात करें तो राजनीति पर, धर्म पर, हर उस विषय पर लिखा है जो पुरुष भी लिखते हैं और उनसे बेहतर लिखा है। लेकिन अभी उस तरीके से महिलाओं के लेखन की चर्चा नहीं हो रही है। अब इसके कारण क्या है वो तो मतलब अब साहित्यकार और व्यंग्यकार ही जाने, बट मैं उस चीज से मतलब सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जिस तरीके से महिलाओं के लेखन की चर्चा होनी चाहिए वो नहीं है। हाँ, कम लिख रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खराब लिख रही है, नहीं, बहुत अच्छा लिख रही हैं। आप यदि रचनाएं देखें, इन दोनों नई दुनिया में भी बहुत सारी रचनाएं छपी हैं। कई महिलाओं को, नई महिलाओं को उन्होंने मौका दिया लिखने का, और बहुत सारे नाम हम लोगों को भी याद नहीं रहते हैं, क्योंकि उस समय हम पढ़ते हैं तब हमें याद रहता है। कुछ बहुत सी ऐसी महिलाएं जो कभी कभी लिखती हैं। एक शेफाली पांडे हुआ करती थी, उनका तो ब्लॉग भी बड़ा प्रसिद्ध था, बहुत अच्छा लिखती थी, तो उन्होंने व्यंग्य से गाय कर लिया इस टाइम पर। तो बहुत सारी ऐसी हैं जो आती हैं, फिर लिखती हैं, हम बहुत खुश होते हैं। मैंने तो इकट्ठे करने के लिए महिला व्यंग्य लेखिकाओं के उसका संपादन भी किया व्यंग्यों का, जो ladies.com के नाम से छपा है। वो पहला ऐसा संपादन था जिसमें किसी महिला ने संपादन किया, सबसे ज्यादा महिलाएं ही उसमें छपी हैं। वो भी आया, लेकिन वो एक अलग तरीके का जो भेदभावपूर्ण रवैया है वो है थोड़ा सा। और फिर हम ये सोच के तसल्ली कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, जिसकी कलम में दम होगा उसका नाम इनको मजबूरी बस लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए अपना काम, मैं सबको यही कहती हूँ कि ईमानदारी से आप अपना काम करती रहिए, एक ना एक दिन सबकी मजबूरी बन जाएगी कि वो आपका नाम लेंगे और आपके लेखन पर बात होगी। जी, बहुत सही बात कही आपने। समय हमें हमेशा किसी न किसी लेखक का मूल्यांकन अवश्य करता है, और आप अपनी रचना कर्म में चुपचाप लगे रहिए। ऐसा नहीं है कि रचना कर्म को रेखांकित नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक बात और मैं बहुत मजे की कि आपने ब्रज भाषा में भी उसी अधिकार से लिखा है, क्योंकि आप खुद ब्रज क्षेत्र की हैं, और मैं भी मेरी भी मातृभाषा ब्रज ही है। और हमारा बीकानेर में जो गोस्वामी चौक है, मैं अपने परदादाओं के वक्त का एक किस्सा मुझे याद आता है, जो मेरे भाई अवनीश गोस्वामी अक्सर बताते हैं हमको, कि उस दौर में गोस्वामी चौक में आपस में जो वार्तालाप होती थी वो कविता में होती थी।
और वो कविताएं भी कटाक्षपूर्ण कविताएं होती थी। इसी तरह के दो हमारे जो उस दौर के लोग थे, दोनों बहुत विद्वान और बहुत आला दर्जे के पंडित थे। एक थे पंडित भाऊलाल जी और एक थे श्रीधर जी। एक दिन श्रीधर जी ने भाऊलाल जी ने उन पर श्रीधर जी पर कोई कटाक्ष कर दिया। अब श्रीधर जी निरंतर परेशान कि इसका जवाब तो देना है, तो उन्होंने देखा कि भगवान लक्ष्मीनाथ खड़े हुए थे और नीचे बहुत ही जीर्ण शीर्ण फटे पुराने कपड़ों में एक गरीब भक्त भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। श्रीधर जी को तुरंत अपना उत्तर सूझ गया और उन्होंने लिखा कि श्रीधर लक्ष्मी रूप है, श्रीधर लक्ष्मीनाथ। श्रीधर लक्ष्मी रूप है, श्रीधर लक्ष्मीनाथ, भाऊ हाउ की तरह उभ्यो जोड़े हाथ। तो इस तरह की बातें हमारे भी यहाँ हुई। तो ब्रज भाषा पर चलते हैं, अपने ब्रज सर भाषा पर। जी सर, माफ़ी चाहूँगी बीच में आपको रोक रही हूँ, क्योंकि अभी वक्त हो गया है कि हम एक म्यूज़िकल ब्रेक ले लें। एक छोटे से गीत के बाद हम अपनी बातचीत का सिलसिला वापस बढ़ाएंगे। अर्चना जी और प्रभात सर, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप बने रहिएगा। हम बातचीत इस ब्रेक के बाद वापस आगे बढ़ाएंगे। चल चले वहाँ जहाँ बादलों की हम गोद में एक नन्हा सा वो घर बनाए, सितारों से वो घर सजाए, जो सपनों के कुछ रंगों से वो हरदम यूं फिर जगमगाए। चल चले वहाँ उन नदियों की नीली चादर में, हम कुछ ना कहकर सब कह जाएं, इन लम्हों में डुबकी लगाएं और ख्वाबों में यूं भीग कर इन लहरों में यूं झूम जाएं। ये नशीली रात थम ना पाए, फिर हम खुद में यूं खुल जाए। ये नशीली रात रुक ना पाए, खो जाए। ला 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 ला
la 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 la। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। जी वेलकम बैक। एक बार फिर हम लौट आए हैं। शो चल रहा है व्यंग के रंग प्रभात के संग। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं अर्चना चतुर्वेदी जी, जो कि जानी मानी व्यंगकार हैं। उनका व्यंग सावधान चिड़िया दाना चुग रही है हमने अभी अभी सुना, और आइए उनसे बातचीत हम आगे बढ़ाते हैं। जी सर। अर्चना जी, अपन बात कर रहे थे ब्रज भाषा की। ब्रज भाषा में मैंने आपको एक किस्सा भी सुनाया कि हमारे गोस्वामी चौक जो कि बीकानेर में स्थित है, वहां पर ब्रज भाषा में ही लोग बातचीत करते थे और एक दूसरे को सवाल जवाब भी कविता में होते थे, कटाक्ष भी कविता में। आपने नजरबट्टू व्यंग संग्रह के माध्यम से ब्रज भाषा में भी और बहुत से व्यंग लिखे हैं। श्रोताओं का क्या रुझान रहा ब्रज भाषा के प्रति? जी, मैंने नजरबट्टू के अलावा अभी जो मेरा उपन्यास है प्रेम गली की सांकरी, वो भी ब्रज भाषा में ही है। ब्रज भाषा का हास्य व्यंग संग्रह है और ये जी पहला जी। हास्य व्यंग संग्रह है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। हम्म, तो ब्रज भाषा पर लोगों का रुझान बहुत अच्छा है। मैं वीडियो भी बनाती हूँ भल्लो बुआ के कैरेक्टर के नाम से ब्रज भाषा में। तो मुझे लगता है कि जो हमारी मातृभाषा है, या मतलब जहाँ से हम मतलब पैदा हुए हैं वहाँ की भाषा है,
तो वो भाषा दूर तक जानी चाहिए। क्योंकि ब्रज भाषा अब लोग बोलना कम हो रहे हैं और उसको धीरे धीरे बोली का दर्जा दिया जा रहा है, और जो बोलियां हैं वो भाषा का दर्जा पा चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे उसमें काम करना चाहिए, और लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। मेरी नजर बट्टू भी बहुत लोगों ने खरीदी और बहुत पढ़ी गई, और मेरा वीडियो भी बहुत लोग देखते हैं, और लोगों को अच्छा लगता है अपनी भाषा में सुनना। और उसका इफेक्ट भी ये हो रहा है कि लोग अब धीरे धीरे ब्रज भाषा की तरफ आ रहे हैं, और बहुत सारे वीडियो यदि आप देखेंगे तो ब्रज भाषा में बनने लगे हैं। तो ब्रज जी भाषा जी के लिए काम हो रहा है। और ब्रज भाषा अपने आप में एक मस्ती की भाषा है। आपने जो किस्सा सुनाया, तो जी ये ब्रजवासियों का बेसिक नेचर है। वो छंदों में और कविताओं में एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। मतलब जी हमारी परदादी की लड़ाई होती थी पड़ोस में एक दादी से, तो लोग दूर दूर से सुनने आते थे कि उन्हें सुनने चलो, वो दोनों लड़ रही हैं। और वो बाकायदा वो लोहे का कनेक्शन लेकर बैठती थी, और एक बजा के पहले वो उसके पूरे खानदान को गरियाती थी गा गा के, तो दूसरी फिर उसका जवाब तैयार करती थी उतनी देर में। और वो 2-3 जी घंटे का शो चलता था उनका लाइव। तो वो मतलब वो टैलेंट था, और लोग चलते फिरते एक दूसरे को ना बोलते थे चीजें। और यदि आप जी देखो तो जितने अच्छे ब्रज भाषा के मुहावरे हैं, मैंने मुहावरों पर भी काफी काम किया है, उस जी तरीके से लोग मतलब नॉर्मल वे में, मतलब हमारे पड़ोस में एक बहू बहुत खराब आई, तो किसी ने मतलब वो सास बड़ी परेशान, तो उससे किसी ने पूछा भाई क्या हुआ, तुम बड़ी परेशान हो? तो बड़ी उससे उन्होंने जवाब दिया, बहू लाओ मोए लगो चाओ, डोला में तो उतरी है गई दिलाओ। तो वो जी जो उनका वो फील था, आप ये देखिए उन्होंने एक लाइन में अपना पूरा दर्द बाहर निकाल दिया। तो मैं इतने जी चाव जी से बहू लेके आई, और वो अभी डोली में से उतरी नहीं, उससे पहले वो इतनी बड़ी बिलाव बन गई, मतलब शेर जैसी बन गई पूरी तरह से। तो मुझे खाने को दौड़ रही है। तो उनका वो जो दर्द था, आप देखिए एक लाइन में उन्होंने वो चीज कह दी। तो ये वहां जी के ब्रज भाषा का ये सौंदर्य है। और वहाँ कवि बहुत हुए हैं फेमस फेमस, हास्य लेखक भी हुए हैं। आपने बरसाने लाल चतुर्वेदी जी का नाम भी सुना होगा। और बिल्कुल बहुत बड़े कवि हुए हैं, गोविंद कवि जी, और बहुत सारे विष्णु विराट जी, और बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं जो ब्रज भाषा के हैं, जो मथुरा जी के ही जी हैं, और बहुत बढ़िया। हाँ और मथुरा में मर्दों में एक बड़ा अच्छा टैलेंट होता है। ये होली पर वहाँ कार्यक्रम होता है चौपाई का। होली के 2 दिन बाद शुरू होती है वो चौपाई। हर छोटी घटना को वो गीतों में बना लेते हैं, अच्छा और उसके बाद वो गीत गाए जाते हैं, और वो हर मोहल्ले में जाके गाना बजाना करते हैं मर्द। उसको हम चौपाई बोलते हैं, और वो छंदों में और कविताओं के माध्यम से होता है। और उनकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ, मतलब जब हम छोटे थे तो उस समय शुरू में गैस का चूल्हा आया, तो उसने एक चौबे जी ने गाया था, मतलब किसी महिला का फीड गाया था, मेरे बड़े कहे को दूल्हा ले आयो गैस का चूल्हा, बिन लकड़ी जले बिन तेल जले। तो वो एक फील था। तो अब पति जी पत्नी की जी लड़ाई हुई तो उस पर वो गा देते थे। तो ये उनके अंदर टैलेंट है ब्रजवासियों के अंदर। वो औरतें और मर्द दोनों कविताओं में ही बात कर लेते हैं। जी बहुत अच्छी ये बात है बताई यार। ब्रजवासियों की संस्कृति। आजकल अब बात कर रहा हूं मैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर पूरे उफान पर है। अभी आपने बात कही थी कि किस तरह से सोशल मीडिया में कवि, फोटोग्राफर, राइटर, कितने कितने तरह के लोग आज इससे जुड़े हुए हैं। आपने भुल्लो बुआ के जरिए सामाजिक, राजनीतिक व अन्य विसंगतियों पर गहरे कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया के पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बुल्लो बुआ का ये चरित्र आपने कैसे गढ़ा? क्या समाज के ही किसी आसपास हमारे ऐसी कोई शख्सियत थी जिससे आप प्रभावित हुई और आपने, जैसा दादी नानी की बात बताई आपने अभी, तो यह चरित्र आपने कैसे गढ़ा? और इस वीडियो का कितना व्यापक असर आप देख रही हैं? देखिए ये चरित्र तो बड़े मजेदार तरीके से गढ़ा गया। पहले तो मैं मतलब कोविड के टाइम पर मैंने ब्रजभाषा के वीडियो शुरू किए थे। तो पहले तो जी कुछ हमने शुरू किए, बट हमें लगा कि नहीं, ये करेक्टर होना चाहिए। और हम्म जिस तरह एक फूफा बड़ा बदनाम होता है ना, ऐसे बुआ भी कोई बहुत जगह का फेस में बहुत फेमस होती है हम्म बुआएं भी। जो बुआ के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं जो वो कह सकती हैं, और उनका हम्म कोई विरोध नहीं करेगा। बुआ उस तरीके का एक लीडर टाइप होता है परिवार का, क्योंकि दादी दादा का सपोर्ट और सबका परिवार का सपोर्ट होता है बुआ के पास। और मेरी जी बुआ तो मतलब बहुत ही स्पेशल बुआएं मिली हैं मुझे, बहुत सारी। मतलब अपनी बुआ के अलावा पापा जी के पास मेरी पापा जी की मौसी की बेटियां, मामा की बेटियां सब आती थी। और मतलब उनमें से एक बुआ ऐसी थी कि जो सारे टाइम ना मतलब ऐसे बोलती थी जैसे वो खुद हमने उनका नाम एफएम रेडियो रखा था। वो नॉन स्टॉप बातें करती थी, बट उनकी सोच बड़ी प्रोग्रेसिव थी। तो वो हर विषय पर बड़े मजे से बोलती थी। तो मैं बचपन से उनके वो हाव भाव और वो देखती थी,
और हंसती रहती थी। तो बाद में मुझे जब करेक्टर रखने की बात आई, मैंने कहा यार बुआ का करेक्टर रखना चाहिए, बुआ की बात का कोई बुरा नहीं मानता है, बुआ से कुछ पलट के जवाब नहीं देता है। तो इसलिए बुआ, मैंने फिर मुझे वही वाली बुआ अपनी ध्यान में थी, तो मैंने अपनी जो तीनों चारों बुआ हैं उन सबका एक संस्करण बना के एक बुल्लो बुआ बना दिया। वैसे मैं बुल्लो कहना चाह रही थी जो बहुत बोलती रहे और मेरे पास कोई और अब सामने बोलने वाला कोई नहीं था, बट मुझे समाज के, अपने समाज की भी विसंगतियां मुझे बहुत तकलीफ देती हैं और जो आसपास हो रहा है वो भी। तो मुझे लगा कि यार अपनी भाषा में कहेंगे तो लोग कनेक्ट करेंगे, और वही हुआ। आज की डेट में मुझे, यदि मैं मथुरा में पैर रखती हूँ तो हर कोई मेरी तरफ आता है, आप वही है ना जो वीडियो बनाती हैं, तो एक सुनकर बड़ा आनंद आता है। और दिल्ली, बम्बई, मतलब जहाँ भी मिल जाते हैं लोग, वो बहुत खुश होते हैं। और वो मतलब उस तरीके के मेरे को मैसेजेस बहुत आते हैं, बहुत सारे फोन आते हैं, और लोग उनको रेगुलर देखते हैं, हर ग्रुप पर बुल्लो बुआ जाती हैं। तो वो अच्छा लगता है कि लोगों के घर घर में पहुंच पा रही हूँ, लोगों के दिल को छू पा रही हूँ। मतलब बहुओं का तो ये रहता है कि आंटी आपने ये कह दिया, हम बहुत टाइम से कहना चाह रहे थे। अब ये कि सास बहू की कहीं प्रॉब्लम होती है तो वो मेरा बहू के फेवर में जो मैं बोलती हूँ उसे उठा के वो ग्रुप पर डाल देती है, उन्हें सास को जवाब नहीं देना पड़ता है। तो वो मेरे माध्यम से अपने मन की बात कह पा रहे हैं लोग आपस में। बस ये हो रहा है समाज के लिए। जी अर्चना जी, हम आगे बढ़े, बातचीत का सिलसिला और आगे ले जाएं। इससे पहले दो हमारी व्यंग्यकार हैं, महिला व्यंग्यकार। हालांकि मैं ये शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आज हमने एक महिला व्यंग्यकार से चर्चा की है तो मेरा ये मानना था कि दो संदेश जो हमारे पास आए हैं, आइए सुनते हैं राधिका। जी बिल्कुल, आइए। और सबसे पहले हम सुन लेते हैं अंशु प्रधान जी जो आगरा से हमें मैसेज भेज रही हैं, वो क्या कहना चाहती हैं। व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं शुभकामनाएं। मैं ताज नगरी आगरा से व्यंगकार अंशु प्रधान बोल रही हूँ। हमारा आगरा अपने पेठे की मिठास के लिए देश दुनिया में जाना पहचाना जाता है, मगर मैं यहाँ से समय समय पर अपने चटपटे व्यंग परोसती रहती हूँ ताकि पेठे की मिठास का बैलेंस बना रहे और जिंदगी का मजा दुगना हो जाए। आज की हमारी मेहमान है आदरणीय अर्चना चतुर्वेदी जी। वे महिला व्यंगकारों में अग्रणी है। उनके सराहनीय प्रयासों से ही महिला व्यंगकारों को श्रेष्ठ पहचान मिल सकी है। उनकी शैली, उनकी विषय की समझ और उनकी भाषा पर पकड़ की वजह से व्यंग को एक नई लोकप्रियता मिल सकी। महिला व्यंगकारों को उन्होंने नई पहचान दिलवाई है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वॉक्स एफएम के सभी श्रोताओं को पुनः बहुत बहुत बधाई जी। और अब सुन लेते हैं ललिता जोशी जी जो दिल्ली से हमें मैसेज भेज रही हैं, वो क्या कहना चाहती हैं। दिल्ली से मैं ललिता जोशी बॉक्स एफएम के लोकप्रिय कार्यक्रम व्यंग के रंग प्रभात के संग को हार्दिक बधाई देती हूँ। इस कार्यक्रम में व्यंगकारों को एक नया प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, क्योंकि कार्यक्रम का शीर्षक स्वयं ही व्यंग की बात कहता है। श्रोताओं को व्यंग विधा की विविधताओं का ज्ञान देता और उन्हें व्यंग से गुदगुदाता भी है। प्रभात जी स्वयं एक प्रतिष्ठित व्यंगकार हैं। जब एक व्यंगकार दूसरे व्यंगकार से उसकी रचनाओं के बारे में चर्चा करे या फिर उसकी लेखन शैली पर, तो जाहिर सी बात है तब श्रोताओं को ज्ञान और मनोरंजन दोगुना प्राप्त होता है। आज के इस कार्यक्रम की मेहमान हैं सुश्री अर्चना चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध नाम है अर्चना जी। हिंदी के अतिरिक्त ब्रज भाषा में भी इन्होंने लेखन किया है। विभिन्न संस्थाओं व सरकारों द्वारा उन्हें उनके लेखन के लिए पुरस्कृत किया जाता रहा है और मैं आशा करती हूँ कि वे आगे भी ऐसे ही पुरस्कारों से सुशोभित होती रहेंगी। घोड़े का हंस उनका नया उपन्यास है। आज के कार्यक्रम के लिए अर्चना जी को बहुत बहुत बधाई। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। जी सर। जी, आप आगे बातचीत को अब हम बढ़ाते हैं। अर्चना जी, आपने अपने नए उपन्यास घोड़े का हंस में पुरुष विमर्श की ओर भी ध्यान दिया है और एक सहानुभूति भी दर्शाई है। उधर मर्द शिकार पर हैं घूरों, मगर प्यार के जरिए उन पर कटाक्ष भी किए हैं। तो ये एक लेखन में संतुलन आपने पुरुष और स्त्री के बीच में बनाने का प्रयास किया है। अर्चना जी। सर देखिए, संतुलन लाइफ में बहुत जरूरी है और हम लेखक होते हैं तो हम कभी भी बायस नहीं हो सकते। ना तो हम किसी पार्टी के प्रवक्ता बन सकते हैं, ना हम किसी जेंडर भेद को कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी हम गलत देखें हम उस पर बात करें। मतलब ये मेरा मानना है। और व्यंग्यकार की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। व्यंग्यकार के कंधे पर और बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसको तो विसंगतियों पर बात करनी है।
तो यदि हम देखें तो हमारे समाज में भी ये बहुत बड़ी विसंगति है कि पहले किसी जमाने में महिलाओं का बहुत शोषण हुआ और उसके बाद धीरे धीरे समाज में बदलाव आए और आज पुरुष का शोषण हो रहा है। लेकिन अभी जितने भी कानून हैं वो पुरुष के सपोर्ट में नहीं है, तो पुरुष का शोषण डबल हो रहा है कि मतलब घर में भी वो सताया जा रहा है और कानूनी तौर पर भी सताया जा रहा है। और उस वजह से आप यदि देखें तो पुरुषों की आत्महत्या का रेशो भी बढ़ा है, क्योंकि जब वो हर तरफ से हार जाता है तो वो पुरुष क्या करे, उसके सारे दरवाजे बंद हैं। तो वो दर्द मैंने अपने आसपास देखा। और ऐसा नहीं है कि भैया स्त्रियों का रोना, स्त्री विमर्श बहुत हो लिया, स्त्री विमर्श की बातें सब करते हैं, स्त्रियों के दुख की बातें सब करते हैं, लेकिन पुरुषों की बात नहीं करता। क्योंकि और फिल्में भी हमारी पुरुष को सपोर्ट नहीं करती, मर्द के दर्द नहीं होता। भाई क्या है, मर्द के इंसान नहीं है क्या, उसके दर्द नहीं होता? और मर्द रो नहीं सकता? मतलब मर्द को जानबूझ के आप इतना ऐसा वो पहना रहे हो जैसे वो मर्द नहीं हुआ, कोई फैंटम हो गया, कोई सुपर हीरो हो गया जो उड़ेगा, उसको कुछ नहीं होगा। तो वो वाली जो चीज है वो मेरे को थोड़ा सा कचोटती है। मुझे लगता है कि मर्द जो फील करता है, मर्द भी उसी तरीके से सॉफ्ट होता है जिस तरीके से एक महिला होती है। अपने बच्चे को वो उतना ही प्यार करता है जितने से माँ करती है। पिता और माँ में क्या कोई फर्क होता है क्या? तो पुरुष और स्त्री में फर्क कैसे हो सकता है? वो तो एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। तो बच्चे की आप ये देखिए, माँ ने मतलब माँ को इतना देवी बना दिया जाता है, उसने 9 महीने गर्भ में रखा, ये रखा। यार आपने 9 महीने गर्भ में रखा, दर्द झेला, ठीक है आपने जिम्मेदारी उठाई, बट वो पुरुष तो पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाएगा ना। उस बच्चे की परवरिश के लिए पैसा लाना, उस बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, उस बच्चे के हर चीज को वो करेगा। वो अपना प्यार दिखाना नहीं जानता, लेकिन अपनी जिम्मेदारी उठाना जानता है। और माँ बच्चे को सब कुछ दे सकती है, लेकिन जो जिंदगी का आत्मविश्वास है वो पिता से मिलता है। जब बाहर जाके बच्चा खड़ा होता है ना, वो पिता के जब बैक होती है ना, तब बच्चा मजबूत होता है, रीढ़ की हड्डी होता है पिता। तो उस मर्द के दर्द को मुझे लगता है, मेरा जो मतलब मेरे यहाँ बहन नहीं है, मेरे भाई हैं, मेरे पिता हैं, चाचा है, मैं मेरे घर में परिवार में पुरुष ज्यादा थे। मैं ससुराल आई तो यहाँ भी पुरुष ज्यादा थे कि यहाँ भी कोई ननद नहीं थी, ये सबके पे सबका टाइप से 4 भाई थे। और मेरे भी बेटी नहीं है, मेरे भी बेटे हुए। तो मैंने पुरुषों के साथ वक्त बिताया और मैंने पुरुषों के हर रूप को देखा है। मतलब गुस्से वाला रूप भी देखा है, तो प्यार वाला रूप भी देखा है, वो केयरिंग वाला रूप भी देखा है कि पुरुष किस तरीके से अपनी बच्ची को केयर करते हैं, किस तरीके से अपनी पत्नी को, अपनी माँ को केयर करते हैं। तो मैं चाहती थी कि पुरुषों पर बात शुरू हो। बहुत हो गया महिला विमर्श, अब पुरुषों के दर्द की, पुरुषों के प्यार की, पुरुषों की जिम्मेदारियों की भी बात हो। तो मैंने घूरे के हंस में वो सारी चीजें रखने की कोशिश करी है। एक पुरुष का जीवन कैसा होता है, 4 बहनों के बीच में एक भाई पैदा हो जाए तो उसको बचपन से कैसे कंधे पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है, तुम भाई हो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये बनना है। क्या बचपन से औरतें अपना रोना रोती हैं? क्या किसी ने देखा है एक बंदे को? वो तो बेचारा नौकरी भी नहीं छोड़ सकता, वो तो रो भी नहीं सकता। और औरतें कहती हैं हम घर संभाल रहे हैं अकेले अकेले। आप क्या अकेले घर संभाल रही हो? घर में 4 काम वालियां लगा के आप काम कर रही हो, बैठ के सारा दिन किट्टी पार्टी कर रही हो, और वो बेचारा थका मारा आ रहा है तो उसको आप मतलब ये कर रही हो कि मैंने तो पूरा दिन बहुत कुछ किया। तो वो वाली दृष्टिकोण से भी लिखा जाना चाहिए चीजें। जी पुराने दृष्टिकोण बहुत हो गया है। जी बहुत बहुत पहले तो मैं आभार स्टूडियो के माध्यम से आपका करना चाहूंगा कि आपने पुरुष विमर्श पर इतना कुछ सोचा और एक बेहतरीन रचना को जन्म दिया। और निश्चित रूप से पुरुष और स्त्री के बीच में जो एक विभेद किया जाता है समाज द्वारा, मूलतः वह गलत है, क्योंकि स्त्री बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। आइए हम एक बार फिर से लौटते हैं व्यंग के विषय पर। मुझे याद है कि व्यंग साहित्य में नारी विषय पर लेखिका शैलजा माहेश्वरी की एक पुस्तक को आलोचना की एक अच्छी पुस्तक माना गया, मुझे रेखांकित भी किया गया। क्या महिला लेखकों की लेखनी के उचित मूल्यांकन की दिशा में अभी और कुछ लिखने की आवश्यकता है? वैसे तो संपूर्ण व्यंग्य में, चाहे वो महिला लिख रही है या पुरुष लिख रहा है, आलोचना का कोई विधान अभी तक बना नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मुझे लगता है कि शायद सोशल मीडिया आया है या सब अपना अपना ढोल बजाने में इतना लगे हैं कि आलोचक तो गायब हो चुके हैं साहित्य के पटल से। आलोचना सिर्फ आलोचक भी वो वाला काम रह गया है कि जो बड़े लोग अफोर्ड कर सकें। जो बड़े लेखक हैं वो अपने पर्सनल आलोचक रखते हैं। जो नए लेखक हैं उन पर तो बात ही नहीं होती, सिर्फ बड़े लेखकों पर बात होती है। आप देखिए ना, जितने भी वरिष्ठ लेखक हैं उनके तो पर्सनल आलोचक हैं, उनके इंटरव्यूज भी होते हैं, उनके ऊपर अंक भी आते हैं, उनके ऊपर बातें होती हैं, और उनके ऊपर शुरू से हो रही हैं क्योंकि उस समय आलोचक सक्रिय थे।
तो जब व्यंग का इतिहास लिखा गया तब वो सत्य बात हो चुकी। लेकिन अब युवाओं को कोई ना तो पढ़ रहा है, ना उन पर बात कर रहा है, ना उनको ये बता रहा है कि तुम गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। तो जो जिसकी समझ में आ रहा है वो उसको लिख रहा है। क्योंकि व्यंग्य कॉलम अखबार में छप जाते हैं तो वो व्यंग, मतलब मुझसे तो एक ने ये भी कहा, मैंने कहा व्यंग्य क्यों लिखती है, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो रचना लिख के भेजी थी। उन्होंने व्यंग्य कॉलम में छाप दी तो वो व्यंगकार, मतलब एक्सीडेंटल व्यंगकार भी बन रहे हैं क्योंकि आलोचक ही नहीं है। उनको व्यंग्य की बहुत लोगों को समझ नहीं है। और देखिए महिलाओं के लेखन पर तो अभी काम होना बहुत जरूरी है। उनके लिए मुझे लगता है महिला आलोचक ही आए और उनको पढ़ें और फिर उस पर बात करें, तब वो बातें होंगी। क्योंकि जब इन्होंने इतना भेद कर दिया है, महिला और पुरुष के खांचे में बांट दिया है, तो अब आलोचक भी महिला ही आएंगी तभी कुछ भला होगा महिलाओं का। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं और कई संग्रह आ चुके हैं और लगातार करने के बाद भी उनका कहीं बात नहीं हो रही है उस तरीके से। अभी आपने देखा होगा व्यंग यात्रा का अंक आया, नारी व्यंग के नारी स्वर पर हमने संपादन किया उसका। प्रेम जी ने बहुत अच्छा अंक निकाला। लोगों को मतलब लोगों को लिखने के लिए जब आर्टिकल के लिए विषय दिया महिला लेखन पर लिखो, मतलब मुझे इतना दुख हुआ प्रभात जी कि बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े नाम है, उन्होंने किसी महिला को पढ़ा ही नहीं है। सिर्फ आलोचना और महिलाओं के लेखन के बजाय उन्होंने निरा कचरा लिखा। व्यंग्य के वो आयाम बता रहे हैं, व्यंग्य के ये सब बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। वो बात क्या करेंगे महिलाओं पर। और यदि नाम पता है तो उनको एक अर्चना चतुर्वेदी नाम पता है, एक समीक्षा तेलंग पता है, एक दो नाम और पता है, सिर्फ वो उन 4 नामों की बात सब लोगों ने कर ली। क्या और महिलाएं नहीं है व्यंग्य में? आज की डेट में कम से कम 25-30 महिलाएं सक्रिय हैं व्यंग्य में और सब पर बराबर बात होनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि अर्चना चतुर्वेदी ने, ठीक है मुझे 15 साल हो गए, मैंने मेहनत करी, वो जगह बनाई, लेकिन वो भी तो मेहनत कर रही हैं, वो भी तो आगे आना चाहती हैं। तो उनको भी तो उंगली पकड़ के बाहर लाना पड़ेगा हमें, उनके बारे में भी तो बात करेंगे, तभी उनके अंदर वो उत्साह आएगा आगे बढ़ने का। हम ये तो बहुत बार कहते हैं व्यंग में महिलाओं की कमी है, व्यंग में महिलाओं की कमी है। वो कमी इसलिए क्योंकि हम उनका उस तरीके से स्वागत नहीं कर रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यदि हम उनके बारे में बात करेंगे तो उनके अंदर उत्साह आएगा। वो जब उनके बारे में बात नहीं होती है, कहीं भी कोई चर्चा नहीं होती, वो धीरे से व्यंग को चुपके से छोड़ती है, कहीं और चली जाती है। ये भटकाव की स्थिति है इस वजह से। तो इसलिए महिला व्यंग आलोचना तो बहुत जरूरी है और कोई महिला ही करे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी, बहुत बड़ी बात कही आपने कि भी अगर महिला आलोचना की बात चली है तो एक महिला ही अगर आलोचक की दृष्टि से आगे आए, मैं तो कहूँ कि महिलाओं की ही नहीं बल्कि पुरुषों की जो रचनाएं हैं उनको भी पढ़ें, उस पर भी आलोचकीय दृष्टि से अपनी बात कहें। राधिका, अगर आप भी कुछ पूछना चाहें अर्चना चतुर्वेदी जी से तो आप भी पूछ सकती हैं। जी, पूछना तो वैसे आप जो पूछ रहे हैं लगभग वही मेरी भी क्वेरी थी, लेकिन इस दौरान जब अर्चना जी बता रही थी कि वो एक बुआ का कैरेक्टर करती हैं और लोग उसे इतना प्यार देते हैं, जब भी कहीं वो निकलती हैं तो लोग पूछते हैं कि आप ही वो हैं, तो क्यों ना उसकी भी एक बानगी, उस किरदार की भी एक बानगी यहाँ पर हो जाए ताकि श्रोता भी उसका आनंद उठा सके। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं उस पर करती हूँ, आपको सुनाती हूँ। अभी हाल फिलहाल अभी हम आसपास कोई भी समस्या में देखती हूँ तो उस पर मैं बात करती हूँ और प्रवृत्तियों पर करती हूँ उसमें। तो भुल्लो बुआ अपने अंदाज में कहती है कि कुछ लोगों को ये तो लगता है कि उन्हें बहुत कुछ मिलना चाहिए, बट किसी को वो देना कुछ नहीं चाहते, देने के टाइम पर भूल जाते हैं। तो मैं नया वीडियो इस पर बनाने भी वाली हूँ, तो मैं उसी पर आपको एक दिखाती हूँ। मतलब मैंने अभी सोच के जी बहन का कहो, ये आजकल की केहू लोगैया तो ऐसी है कि मैंने अपनों बिन को पेट भरा ही ना है। इनकी तो ये हाल है कि अपनों पेट खाऊ और तू न दे काऊ, जिन्हें सब मिलना चाहिए, लेकिन वे काऊ कस दे वो ना चाहूंगी। दूसरे से बस लेवे की उम्मीद करो और देवे की मत करो। अपने ने सब नेक पतो है और दूसरे के को नेक ना हो, दूसरे ने कसना देना चाहिए। जब दूसरे पे देवे की बात आएगी तो कह देंगी हमारा तो हार्ट टाइट है, अभी ना बाद में देखूंगी। बहुत बढ़िया मज़ा आ गया। मैं जब पढ़ती थी तो मेरे हॉस्टल में मेरे साथ में एक लड़की थी, वो भरतपुर की तरफ की थी, तो वो ये भाषा मुझे बड़ा आकर्षित करती थी। क्या कर रही है मौड़ी, इस तरीके से कुछ होता था तो मुझे बड़ा मज़ा आता था ये सुनने में, और आज जब आपसे सुना तो और भी मज़ा आ गया। जी सर, ओवर टू यू। एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय अब काफी तेजी से निकल रहा है। अर्चना जी, आपको क्या महसूस होता है कि सोशल मीडिया ने लोगों को तरक्की के शॉर्टकट रास्ते बतलाए हैं?
कि जिसके माध्यम से आदमी बहुत कम सृजन में लेखक बन जाता है, बहुत कम मेहनत पर वो कुछ बड़ी चीज हासिल करने के लिए तैयार हो जाता है। इस सब का नुकसान, क्योंकि लोग दिन रात सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उस पर नजर गड़ाए रखते हैं, और खासतौर से हमारी युवा पीढ़ी। तो और इसका सबसे बड़ा नुकसान मैं समझता हूँ पुस्तक पढ़ने वाले पाठकों पर पड़ा है कि पुस्तकों के प्रति रुझान कम हुआ है। लोग ज्यादातर पुस्तक भी अब, क्योंकि आपके मोबाइल पे आ गई हैं, तो लोग उसको पढ़ते नहीं है, स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं। तो पाठकों की इस कमी को क्या आप सोशल मीडिया से भी जोड़कर देखती हैं? देखिए, पाठकों की कमी तो धीरे धीरे, देखिए अब मोबाइल सबके हाथ में, सबको रील देखने का शौक लग गया है, और पढ़ने का शौक तो मेरे ख्याल से हिंदी पट्टी में बहुत पहले से खत्म हो गया। और सबसे बड़ा इसका, यदि हम लेखकों की बात करें, पाठकों से पहले लेखकों की बात करें, क्योंकि लेखन का लगातार स्तर घट रहा है, और लेखक खुद किसी की किताब खरीद के नहीं पढ़ते हैं, तो वो पाठकों को क्या दोष देंगे? सबसे पहले तो आप खुद को देखें। हम ये सोचते हैं कोई हमें फ्री में किताब दे दे, लेकिन हम ना खरीदें। पहले हम आपस में एक दूसरे की किताब खरीदना शुरू करें, तो फिर देखिए ना किताबें कितनी अच्छी बिक्री होगी। पाठक तो तब आएगा जब लेखक आएंगे। और सोशल मीडिया के देखिए फायदे हैं तो नुकसान भी बहुत हैं, क्योंकि लोगों को अब उतना टाइम ही नहीं है। लोग 2 मिनट की रील देख के ज्यादा खुश है, पढ़ने के लिए अरे इतना बड़ा है, मतलब लोग ये कह देते हैं इतना लंबा है, हम नहीं पढ़ रहे। आप छोटा सा व्यंग्य भी डालें तो वो वाह वाह करके आपके सारे कमेंट ऐसे होंगे जो बिना पढ़े दिए हुए होंगे। और कई बार तो मतलब एक अच्छा उसमें व्यंग्य ये होता है कि कई बार इंसान ने एक फोटो डाली और उसके बारे में कुछ अच्छा लिखा और लोग श्रद्धांजलि दे के निकल जाते हैं कि फोटो डाली है, श्रद्धांजलि हो गई। हो सकता है बंदे का बर्थडे हो, लेकिन पढ़े कौन? तो ये स्थितियां तो विकट हैं ही। लेकिन ये है कि लेखकों को खुद अपने में सुधार करना होगा। लेखन का स्तर यदि अच्छा होगा, क्योंकि अच्छी किताबें यदि आप देखें, मैं बुक फेयर हर साल जाती हूँ, अच्छी किताबें आज भी बिकती हैं, आज भी पाठक उन्हें हाथों हाथ लेता है। लेकिन बाकी युवाओं ने जो, मतलब कुछ अच्छे प्रकाशकों, युवाओं ने जो ये खेल करा है शुरू, ये बेस्ट सेलर है, ये सब सोशल मीडिया का गेम है कि मार्केट दिखाओ किस तरह से उनसे आता है वो गेम करना, कि किस तरीके से उसको ज्यादा दिखाया जाए, किस तरीके से खुद ही पैसा खर्च करके सोशल मीडिया मार्केटिंग और उसका हाइप क्रिएट कर दो। चाहे अंदर कचरा लिखा हो, आप आके बहुत निराश होंगे। लेकिन उन पुस्तकों को हाइप मिलता है जो पुस्तकें में कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे उस पर हाइप मिल जाता है, लेकिन जो अच्छा लिखा जा रहा है वो ऊपर नहीं जा पाता है। तो ये तो नुकसान है सोशल मीडिया का। और इसका नुकसान सबसे ज्यादा वरिष्ठों को, जो थोड़ा सा मतलब टेक्निकली साउंड नहीं है, उनको इसका नुकसान ज्यादा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यंग लोग तो छोटे छोटे करके अपना, क्योंकि उनको पूरा आता है ये सारी चीजें सोशल मीडिया की समझ में। अब हमारे बुजुर्गों को तो नहीं आती है सब हैंडल करना, तो उनका नुकसान होता है अच्छे लिखने वालों को, और बुरे लिखने वाले आगे बढ़ रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है ही। जी जी अर्चना जी, बहुत बहुत मजा आया आपसे बातचीत करने का। अपने महिलाओं के व्यंग, उनकी जो वर्तमान स्थिति है महिला व्यंग में आलोचना, कि आपने सोशल मीडिया के असर और उसके जो नुकसान है उन सब पर बहुत खुलकर बातचीत की। और घड़ी में ठीक 5 बजे हैं और हमारा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करने की हमको इजाजत आगे नहीं मिल रही है। और मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अर्चना चतुर्वेदी जी, जो वरिष्ठ व्यंगकार हैं देश की, आज हमारे व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में उपस्थित रही, हमारे साथ बातचीत की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी सबको धन्यवाद जी। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम व्यंग के रंग प्रभात के संग, जिसमें हमने बातचीत की व्यंगकार अर्चना चतुर्वेदी जी से, और बड़ा मज़ा आया उनसे बात करके। उनका एक किरदार, जो बुआ का किरदार जो भी उन्होंने दिखाया, वो भी बड़ा मज़ा आया हमें सुन करके। फ़िलहाल हमारे आपसे अलविदा कहने का वक्त है, लेकिन जाने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आपको बता दूं। हमारी फेसबुक आईडी है बॉक्स एफएम नाम से, आप उसे जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और भी जल्दी अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो हमारी इंस्टाग्राम आईडी, जो कि boxfm_radio नाम से है, उसे फॉलो कर लीजिए। फ़िलहाल आपसे कहती हूँ टाटा बाय बाय। फिर आपसे मिलूंगी कल एक कहानी के साथ। तब तक आप हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मज़े करते रहिए और बॉक्स एफएम सुनते रहिए।